हेलो ऑल, सो लेट अस स्टार्ट द सेकंड वीडियो ऑफ ज्योग्राफी। एक वीडियो मैंने अपलोड की थी बट उसमें वॉइस का इशू हो गया। दूसरी वीडियो मैंने फिर से वो वाली बनाई, फिर उसमें वॉइस का इशू हो गया। आई होप इस वाली वीडियो में कोई दिक्कत नहीं होगी। सो लेक्स एंड वाटरफॉल्स पढ़ते हैं, ठीक है। कैस्पियन सी इज़ द लार्जेस्ट लेक, ब्रैकिश वाटर लेक है। दो इम्पॉर्टेंट रिवर्स हैं कैस्पियन सी से रिलेटेड, यूराल और वोल्गा। ये दोनों कैस्पियन सी में नॉर्थ से एंटर करती हैं। एक आपको लेक याद रखना है, कराबोगज लेक। ये सैलिनिटी के लिए इम्पॉर्टेंट है, मतलब इसकी सैलिनिटी बहुत हाई है और ये कैस्पियन सी के सदर्न पोर्शन में है। डेड सी भी लोएस्ट एलिवेशन वाला सी है और इसकी बॉर्डरिंग कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं? जॉर्डन, इज़राइल और पैलेस्टीन। अराल सी साल्टी है, कज़ाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के बॉर्डर पे है। लेक वैन टर्की में है और मोस्ट सलाइन लेक है। कनाडा की इम्पोर्टेंट लेक्स ये 5 हैं: ग्रेट बियर लेक, ग्रेट स्लेव लेक, रेनडियर, विनीपेग और अथाबास्का। ये पांचों लेक कनाडा की हैं, आपको बस इतना पता होना चाहिए। अथाबास्का जो लेक है, लेक अथाबास्का के पास में यूरेनियम सिटी है कनाडा की, तो यूरेनियम सिटी भी कनाडा में हो गई, ये भी पता होना चाहिए। अमेरिका की ग्रेट लेक्स देख लेते हैं, तो लेक सुपीरियर, लेक मिशिगन, लेक ईरी, लेक ओंटारियो और लेक ह्यूरॉन। ये 5 ग्रेट लेक्स हैं अमेरिका की। एरिया वाइज देखेंगे तो सबसे बड़ी सुपीरियर है, उसके बाद सेकंड पे ह्यूरॉन, थर्ड पे मिशिगन, फोर्थ पे ईरी, फिफ्थ पे ओंटारियो। वॉल्यूम वाइज अगेन सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, ओंटारियो, ईरी। और वेस्ट टू ईस्ट देखेंगे, अगर वेस्ट टू ईस्ट देखेंगे तो सुपीरियर, फिर मिशिगन, फिर ह्यूरॉन, ईरी और ओंटारियो। तो वॉल्यूम और वेस्ट टू ईस्ट में 3 तो सेम है और लास्ट में इंटरचेंज हो जाता है, ओंटारियो ईरी, ईरी ओंटारियो हो जाता है। लेक बॉयलिंग कहाँ है? डोमिनिका आइलैंड में है। रेड लगून कहाँ है? बोलीविया में है। लेक उर्मिया ईरान में है। 5 फ्लावर लेक्स चाइना में है। फिनलैंड को कहते हैं गार्डन ऑफ लेक्स, और लेक साइमा जो है वो फिनलैंड की लार्जेस्ट लेक है और यूरोप की 4th लार्जेस्ट लेक है। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक बाई वॉल्यूम इज बैकाल, इट इज़ अ रिफ्ट लेक। एंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक by surface area is Lake Superior. Most saline lake is Lake Assal in Djibouti. Highest lake is Ojos del Salado on Chile-Argentina border. और highest navigable lake is Lake Titicaca which is on Peru-Bolivia border. Largest lagoon वर्ल्ड में है न्यू कैलेडोनियन बैरियर और इंडिया में है चिल्का लेक। अब कॉन्टिनेंट वाइज देख लेते हैं। एशिया की लार्जेस्ट लेक बाय वॉल्यूम इज बैकाल, बाय डेप्थ इज बैकाल एंड बाय सरफेस एरिया इज कैस्पियन। अफ्रीका की बाय वॉल्यूम तंगानिका, डीपेस्ट इज तंगानिका, और अफ्रीका की बाय सरफेस एरिया इज लेक विक्टोरिया। यूरोप की लेक लडोगा इज लार्जेस्ट बाय वॉल्यूम एंड लेक लडोगा इज लार्जेस्ट बाय सरफेस एरिया। आप लोग कमेंट करके बताइए लेक लडोगा कौन सी कंट्री में है। नॉर्थ अमेरिका की बाई वॉल्यूम लार्जेस्ट लेक सुपीरियर, डीपेस्ट इज ग्रेट स्लेव लेक, ये इंपॉर्टेंट है, और सुपीरियर लेक ही सरफेस एरिया में भी सबसे बड़ी है। साउथ अमेरिका की लेक टिटिकाका बाई वॉल्यूम लेक ओ हिगिंस या सैन मार्टिन लेक है, इज द डीपेस्ट लेक, and again Lake Titicaca is largest by surface area. ऑस्ट्रेलिया की लेक आयर इज द लार्जेस्ट लेक by volume. Deepest lake of Australia is St. Clair Lake and by surface area is again Lake Eyre. Lake Michigan is only in USA. ये क्या मतलब हुआ कि जो 5 लेक हैं वो यूएस कनाडा बॉर्डर पे है ना, तो उनमें से जो लेक मिशिगन है, जो 5 ग्रेट लेक्स ऑफ यूएसए हैं वो यूएस कनाडा बॉर्डर पे हैं, उनमें से जो लेक मिशिगन है वो पूरा सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है।
हाईएस्ट वाटरफॉल कौन सा है? साल्टो एंजल फॉल 979 मीटर्स का है। रियो कैरनी रिवर पे बनता है। वेनेजुएला कंट्री है और रीजन है गुआना हाईलैंड्स। बस इतना पता होना चाहिए। सेकंड हाईएस्ट कौन सा है? टुगेला फॉल्स है साउथ अफ्रीका में 948 मीटर्स का। विक्टोरिया फॉल्स जाम्बेजी रिवर पे है, जाम्बिया जिम्बाब्वे बॉर्डर पे है और एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। रिबन फॉल्स रिबन रिवर पे है कनाडा में। नियाग्रा फॉल्स कनाडा और यूएसए के बीच में है। ये कौन सी रिवर पे बनता है ये बताना। ब्राउन फॉल्स न्यूजीलैंड में है। योसेमाइट फॉल्स यूएसए में है। गवर्नियर फॉल फ्रांस में है। सुदरलैंड फॉल न्यूजीलैंड में है। डेला फॉल कनाडा में है। बलखश या बलखरा लेक कहाँ है? ये कजाकिस्तान में है। लेक लॉच नेस स्कॉटलैंड में है। लेक विंडरमियर इज इंग्लैंड्स लार्जेस्ट नेचुरल लेक। लेक मलावी या लेक न्यासा ये कहाँ है? मोजाम्बिक, मलावी और तंजानिया के बॉर्डर पे। पृथ्वीस लेक इज इन क्रोएशिया एंड इट इज़ अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। अब स्ट्रेट्स देख लेते हैं। स्ट्रेट क्या होते हैं? दो वाटर बॉडी को कनेक्ट करते हैं। मलक्का स्ट्रेट अंडमान सी और साउथ चाइना सी को कनेक्ट करता है। स्ट्रेट ऑफ डार्डेनालीज सी ऑफ मार्मरा और एजियन सी को कनेक्ट करता है। ये आप अपने साथ मैप रखना और मैं जैसे जैसे बोल रहा हूँ देखते जाना, हो सके तो मार्क करते जाना मैप में, तो आपको याद हो जाएगा एकदम। नॉर्थ चैनल आयरिश सी और अटलांटिक ओशियन को कनेक्ट करता है। बेरिंग स्ट्रेट सबको पता है, एक साइड चुक्ची सी एक साइड बेरिंग सी। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर एक साइड अटलांटिक ओशियन है एक साइड मेडिटेरेनियन सी है। डोवर स्ट्रेट नॉर्थ सी को इंग्लिश चैनल से। पार्क स्ट्रेट इंडिया को, मतलब ये जो है अरेबियन सी को बे ऑफ बंगाल से, या फिर इंडियन ओशियन को बे ऑफ बंगाल से, ऐसे आ सकता है पार्क स्ट्रेट। ये वैसे रॉबर्ट पार्क के नाम पे रखा गया है जो कि मद्रास के गवर्नर थे। कब थे? 1755 से 1763 तक। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान से कनेक्ट करता है। सुंडा स्ट्रेट जावा सी को इंडियन ओशियन से कनेक्ट करता है और इंडोनेशिया में है। गल्फ ऑफ मेक्सिको का कैरेबियन सी से कौन कनेक्ट करता है? युकाटन स्ट्रेट, वेरी इंपॉर्टेंट। गल्फ ऑफ मेक्सिको को कैरेबियन सी से कौन कनेक्ट करता है? नॉर्थ अमेरिका, याद करो, युकाटन स्ट्रेट। कुक स्ट्रेट तस्मान सी को साउथ पैसिफिक ओशियन से कनेक्ट करता है। टॉरस स्ट्रेट गल्फ ऑफ पपुआ को अराफुरा सी से कनेक्ट करता है। स्ट्रेट ऑफ मैगेलान या मैगेलान स्ट्रेट पैसिफिक ओशियन को अटलांटिक ओशियन से कनेक्ट करता है, चिली के पास में है, याद रखना। मकस्सर स्ट्रेट जावा सी को सेलेब सी से कनेक्ट करता है, मकस्सर स्ट्रेट। अटलांटिक ओशियन को बैफिन बे से कौन सा स्ट्रेट कनेक्ट करता है? डेविस स्ट्रेट। स्ट्रेट ऑफ फ्लोरिडा गल्फ ऑफ मेक्सिको को अटलांटिक ओशियन से कनेक्ट करता है। लुजॉन स्ट्रेट साउथ चाइना सी को फिलीपीन से कनेक्ट करता है। टार्टरी स्ट्रेट जापान सी को सी ऑफ ओख्तॉक्स से कनेक्ट करता है। हडसन स्ट्रेट लैब्राडोर सी को हडसन बे से। ओट्रांटो स्ट्रेट एड्रियाटिक सी को आइनियन सी से। गल्फ ऑफ बोथनिया कहाँ है? फिनलैंड और स्वीडन के बीच में। बैफिन बे कहाँ है? कनाडा और ग्रीनलैंड के बीच में। गल्फ ऑफ कार्पेंटेरिया कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। गल्फ ऑफ टोंकिन कहाँ है? वियतनाम और चाइना के पास में। पर्शियन गल्फ कहाँ है? ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया, बहराइन, कतर, यूएई, ओमान के बॉर्डर पे है। और ये ओपन होता है इंडियन ओशियन में कहाँ से? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज। लोम्बॉक स्ट्रेट बाली और लोम्बॉक के बीच में है। रेड सी और इंडियन ओशियन को कौन सा कनेक्ट करता है? तो बाब अल मांदेब।
अब कैनाल्स देख लेते हैं। तो दुनिया की सबसे इम्पोर्टेंट कैनाल एक टाइम पे थी, युद्ध भी हुआ उसकी वजह से, सुएज कनाल। सुएज कनाल 1869 में ओपन हुई, सिनाई पेनिनसुला रीजन में है। नॉर्दर्न एंड पे पोर्ट सेड है, सदर्न एंड पे सुएज पोर्ट है। अच्छा, ये ट्यूफिक भी याद रख लेना, कभी नाम दे दिया कि कहाँ से रिलेटेड है, तो सुएज कनाल से रिलेटेड है। सुएज कनाल में 4 लेक्स इंपॉर्टेंट हैं जो कि नॉर्थ से साउथ के डायरेक्शन में हैं। मंजाला, टिम्शा, ग्रेट बिटर, लिटिल बिटर। ठीक है। पनामा कनाल सेंट्रल अमेरिका में है, अटलांटिक को पैसिफिक ओशियन से जोड़ती है और ये पनामा कंट्री कंट्रोल करती है। कील कनाल नॉर्थ सी को बाल्टिक सी से कनेक्ट करती है और बहुत ही बिजी कनाल है, इम्पॉर्टेंट कनाल है, कभी भी पूछ सकता है। नॉर्थ सी को बाल्टिक सी से कनेक्ट करती है। सू कनाल लेक सुपीरियर को हडसन रिवर से कनेक्ट करती है, सू कनाल। ईरी लेक ईरी को लेक ओंटारियो से कौन से कनेक्ट करती है, वेलैंड कनाल। और लेक ह्यूरॉन को लेक ईरी से ईरी कनाल। अच्छा, न्यू वाटरवे किसको कहते हैं, तो रॉटरडैम से नॉर्थ सी के बीच में एक कनाल बनी है। रॉटरडैम कहाँ है, नीदरलैंड में। रॉटरडैम से नॉर्थ सी के बीच में एक कनाल बनी है जिसको कहते हैं न्यू वाटरवे। स्टालिन कनाल वाइट सी को बाल्टिक सी से कनेक्ट करती है, बेसिकली बाल्टिक सी को आर्कटिक सी से कनेक्ट करती है नॉर्थ में। राइन मेन डैन्यूब कनाल ये नॉर्थ सी को ब्लैक सी से कनेक्ट कर देती है। राइन मेन डैन्यूब कनाल ये मल्टीपल रिवर पे बनी हुई कनाल्स है। ठीक है, राइन मेन डैन्यूब कनाल इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है कभी भी। नॉर्थ सी को बाल्टिक सी से कनेक्ट कर देती है। अच्छा, लॉक सिस्टम क्या होता है, इधर से एक नाव आई और कैनाल, एक पानी का स्ट्रीम इधर है, एक पानी का स्ट्रीम इधर है, यहाँ से नाव को उठा के यहाँ पे रख देगा और जो इधर जानी थी अब वो, जो ईस्ट वेस्ट जा रही थी अब वो नॉर्थ साउथ जाने लग जाएगी। ये एक मैकेनिकल सिस्टम होता है। ऐसा सिस्टम पनामा कनाल में है, डैन्यूब कनाल में है और राइन कनाल में है। मंजाला, टिम्सा, ग्रेट बिटर, लिटिल बिटर हम देख चुके हैं, सुएज कनाल के लेक्स हैं। लुडविग्स कनाल कहाँ है, लुडविग्स कनाल इनलैंड वाटरवे इन जर्मनी। वाइट सी कनाल कहाँ है, वाइट सी को लेक ओनेगा से कनेक्ट करती है, वाइट सी कनाल। कील कनाल देख चुके हैं, नॉर्थ सी को बाल्टिक सी से और जर्मनी में है। डैम्स देख लेते हैं। ठीक है, तो इटाइपू डैम कहाँ है, पराना रिवर पे है, ब्राज़ील उरुग्वे बॉर्डर पे है। हूवर या बोल्डर डैम, हूवर या बोल्डर डैम कहाँ है, कोलोराडो रिवर पे है। करीबा डैम जाम्बेजी रिवर पे है, जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बॉर्डर पे है। न्यूरेक डैम वक्श रिवर पे है, तजाकिस्तान में। ग्रैंड कूली डैम कोलंबिया रिवर पे है, यूएसए में। कहोरा बासा डैम जाम्बेजी रिवर पे है, मोजाम्बिक में। क्यूरोब डैम जापान में है। अकासोम्बो डैम वोल्टा रिवर पे है, घाना में। ग्रैंड डिक्सेंस डैम डिक्सेंस रिवर पे है, स्विट्ज़रलैंड में। एंग्यूरी डैम जॉर्जिया में है। वेजॉन्ट डैम इटली में है। ऑरोविल डैम ये फेदर रिवर पे है, यूएसए में। जियाओवान डैम चाइना में है, मेकोंग रिवर पे। जोंगमू डैम ब्रह्मपुत्रा पे है, चाइना में। वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट सी ब्रिज ये कहाँ है, जियाओज़ाओ बे। अच्छा, कोरल रीफ्स के बारे में कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एक तो ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है, क्वींसलैंड की कोस्ट पे। ये पूछ देता है कि ऑस्ट्रेलिया की कौन सी कोस्ट पे है, तो ये क्वींसलैंड की कोस्ट पे है। 0.1% ऑफ द ओशनिक रीजन कोरल रीफ्स कवर करती हैं, लेकिन 25% ऑफ ओशनिक फ्लोरा एंड फौना होता है वहाँ पे, इसीलिए इसको रेन फॉरेस्ट ऑफ द ओशियन भी बोलते हैं। नेक्स्ट एटमॉस्फेयर देखते हैं थोड़ा सा। आयनोस्फीयर में जो ऑरोरा वाला फिनोमिना होता है वो आयनोस्फीयर से रिलेटेड होता है। जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स होती हैं, जो कम्युनिकेट करने के लिए, मोबाइल के सिग्नल पकड़ने के लिए होती हैं, वो एक्सोस्फीयर में रहती हैं।
सोलर कांस्टेंट क्या होता है? जो फोटोस्फीयर है। फोटोस्फीयर क्या होता है? जो सन का आउटर लेयर होता है। जैसे ये सन है तो सन में भी कई कई लेयर होती है ना, तो इसमें से भी कई चीज़ें निकलती, कोरोनल इजेक्शन होता है, बहुत गैलेक्टिक विंड निकलती है, ये सब चीज़ें होती हैं। तो फोटोस्फीयर भी एक सन का ही आउटर लेयर होता है जो कि एनर्जी एमिट करता है एक कांस्टेंट रेट पे। तो उस रेट को ही सोलर कांस्टेंट कहते हैं। मैक्सिमम सोलर एनर्जी कहाँ होती है? 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पे रिसीव होती है। एल्बिडो, एल्बिडो कभी कभी पूछ लेता है। एल्बिडो क्या होता है? रिफ्लेक्टिंग पावर, कि कितने, अगर 100% लाइट आई तो कितने परसेंट वो रिफ्लेक्ट कर देगा, वो उस बॉडी का अल्बिडो हो जाता है। तो जैसे अर्थ का अल्बिडो कितना है? 30 to 35%। ग्लेशियर्स या स्नो का 75 से 95%, मतलब ये बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट बैक कर देते हैं। डेजर्ट्स का 20 to 30%, पैडी फील्ड्स का 3 to 15%, प्रेरीज का 10 to 20%। कभी भी आ सकता है ये। सन जो है अर्थ पे शॉर्ट वेव रेडिएशन भेजता है, और अर्थ जब वापस उसी हीट को अर्थ से जब रिफ्लेक्ट बैक होके वो रेडिएशन जाती है तो वो लॉन्ग वेव रेडिएशन बन जाती है, और यही अर्थ को गर्म करती है। और इसी वजह से नीचे से ऊपर जाने पे गर्मी घटती जाती है, क्योंकि ये नीचे से निकली है, अर्थ से निकली है। ऊपर जाएगी तो यहाँ पे ज़्यादा गर्म है, और ऊपर गई तो थोड़ी ठंडी हो गई, तो इसलिए ऊपर ठंडा हो जाता है, नीचे गर्म हो जाता है। अच्छा, इसीलिए क्लियर स्काई नाइट्स आर कूलर देन क्लाउडी नाइट्स ड्यू टू रेडिएशन। अगर आप बादल लगे हैं तो जो रेडिएशन निकला वो बादल में ट्रैप हो गया, तो ये जो रेडिएशन है पूरा बाहर नहीं जा पाया, तो इस वजह से ये यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ जाता है। लेकिन अगर बादल नहीं है तो ये रेडिएशन पूरा पूरा ऊपर चला गया, तो उसके बाद क्या हुआ? यहाँ का टेम्परेचर कम हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है ना। इसी वजह से क्लियर स्काई नाइट्स जो हैं वो ज़्यादा ठंडी होती हैं कंपेयर्ड टू क्लाउडी नाइट्स। जितना बड़ा ओशियन होगा, जितना बड़ा ओशियन होगा उसमें टेम्परेचर वेरिएशन उतना ही कम होगा। बहुत सिंपल सी बात है। जितना बड़ा बल्टी होगी उसका टेम्परेचर उतना ज़्यादा कांस्टेंट रहेगा पानी का, है ना। तो जितना बड़ा टेम्परेचर होगा उसको, अब जैसे 1 लीटर पानी को टेम्परेचर चेंज करने के लिए हमें बस हो सकता है 100 ml ठंडा पानी डालना पड़े, लेकिन अगर हम 10 लीटर का पानी टेम्परेचर चेंज करना चाहते हैं तो हमें ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी ना, या ज़्यादा हीट एक्सट्रैक्ट करनी पड़ेगी, तो 1 लीटर पानी डालना पड़ेगा। सेम थ्योरी है कि जितना बड़ा ओशियन होगा उतना ज़्यादा कम टेम्परेचर वेरिएशन होगा। ये अजर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चन आते हैं ना, इन सब चीज़ों से बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे। टॉर्नेडो एलीज, सबसे पहले तो ये है क्या? ये ग्रेट प्लेन्स ऑफ यूएसए है, उस वहाँ पे है टॉर्नेडो एलीज। टॉर्नेडो क्या होता है? बवंडर। बवंडर आता है यूएसए में तो उसको टॉर्नेडो कह देते हैं। और ग्रेट प्लेन्स ऑफ यूएसए में टॉर्नेडो एली है। मतलब एलीज मतलब क्या होता है? एलीज मतलब कॉरिडोर, है ना, या वो लेन्स या वो जगह। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा टॉर्नेडो आता है। मिसिसिपी, मिजोरी वैली में, टेक्सास, ओक्लाहोमा, कंसास, नेब्रास्का, ये सब रीजन हैं टॉर्नेडो एलीज के। और टॉर्नेडो को नापने के लिए एक स्केल भी बनी है जिसका नाम है फुजीता स्केल। फजीहत कर देता है टॉर्नेडो, इसलिए बनी है फुजीता स्केल टू मेज़र टॉर्नेडोज इंटेंसिटी। इंटेंसिटी को मेज़र करने के लिए फुजीता स्केल। अच्छा, हरिकेन किस इंटेंसिटी के लिए? सैफिर सिम्पसन स्केल। अच्छा, आई ऑफ साइक्लोन की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है? कि विंड जो है लाइटर होती है, यानी उतनी स्ट्रॉन्ग विंड्स नहीं होती हैं, और टेम्परेचर कम होता है कि ज़्यादा। साइक्लोन ऐसे बनता है ना, ये बगल से तगड़ी तगड़ी विंड ऊपर चली जाती है, और यहाँ पे नॉर्मल रीजन ऑफ ऐसे होता है, तो हायर टेम्परेचर होता है।
बागुयो ये फिलीपींस में। क्या है ये? विली विली ऑस्ट्रेलिया में। टाइफू जापान में। ये साइक्लोन का ही दूसरा नाम है अलग अलग रीजन्स में, है ना। टाइफू जापान में, विली विली ऑस्ट्रेलिया में, बागुयो फिलीपींस में। अगर बैरोमीटर, पहले तो ये जान लो बैरोमीटर क्या होता है, जो प्रेशर को नापता है। तो सडन फॉल ऑफ मर्करी इन बैरोमीटर, अगर जल्दी से प्रेशर कम दिखाने लगे बैरोमीटर में, मतलब अभी 10 था तब से 2 दिखाने लगा, तो मतलब स्टॉर्मी वेदर होने वाला है, स्टॉर्मी वेदर होने वाला है। क्यों होता है ऐसा? मान लो एक रीजन ये है, एक रीजन ये है, यहाँ पे 10 है प्रेशर, यहाँ भी 10 है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे 10 की जगह अगर 2 हो गया तो यहाँ की सारी हवा इधर आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी आंधी, क्योंकि हाई प्रेशर से लो प्रेशर के साइड हवा मूव करती है, सिंपल। अच्छा, 90% जो ह्यूमिडिटी है एटमॉस्फेयर की, वो 5 किलोमीटर तक में ही हो जाती है। ह्यूमिडिटी बेसिकली वाटर वेपर से डिटरमाइन होती है कि कहाँ तक वाटर वेपर है वहाँ तक ह्यूमिडिटी रहेगी। तो 5 किलोमीटर तक ही हमारी ह्यूमिडिटी रहती है। डोल्ड्रम्स क्या होते हैं? इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट होती है। जैसे ये इक्वेटर, ये अर्थ है, यहाँ इक्वेटर है, यहाँ पे लो प्रेशर का रीजन होता है, इसी रीजन को डोल्ड्रम्स भी कहते हैं। हॉर्स लैटिट्यूड्स क्या होते हैं? 30 से 35 डिग्री नॉर्थ या साउथ ऑफ इक्वेटर पे हॉर्स लैटिट्यूड्स होते हैं, यहाँ 30 से 35 डिग्री पे। हॉर्स लैटिट्यूड क्यों नाम पड़ गया? क्योंकि पुराने ज़माने में जब ये नाम पड़ा होगा तो शिप्स में घोड़ों को इधर से उधर ले जाया जाता था, लेकिन ये हाई प्रेशर जगह है तो यहाँ पे विंड बहुत स्लो हो जाती है। जब विंड बहुत स्लो हो जाती है तो शिप का भार तो बहुत ज़्यादा है, तो शिप आगे ही नहीं बढ़ती है क्योंकि हवा का सहारा ही नहीं मिलता है। इस वजह से यहाँ पे हॉर्स लैटिट्यूड, यानी जो शिप में हॉर्सेस थे उनको समुद्र में फेंक दिया जाता था। फेंक दिया तो शिप का वजन कम हो गया, वजन कम हो गया तो कम हवा में भी शिप आगे बढ़ सकती है, इसलिए इसको हॉर्स लैटिट्यूड कहते हैं। अच्छा, निम्बो स्ट्रेटस क्लाउड्स आर रिलेटेड टू हाई इंटेंस रेन्स। सब बहुत तगड़ी बारिश होगी अगर निम्बो स्ट्रेटस क्लाउड्स फॉर्म हुए हैं। दे आर डार्क ग्रे विद रगड बेस। हाईएस्ट एल्टीट्यूड क्लाउड्स आर सीरोस्ट्रेटस क्लाउड या सिरस क्लाउड्स। इतना देखते हैं अभी, बाकी इसके इसके आगे जो है नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में ख़त्म ही करा दूँगा। ओके, थैंक यू।